नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएस सीरीज़ में साइजिंग ए बायोफिल्टर आज का टॉपिक है। इसके लिए आपको सबसे पहले बायोफिल्टर का टाइप चूज़ करना पड़ेगा। बहुत से ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, आपको राइट मीडिया की चॉइस करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग MBBR की बात करेंगे, मूविंग बेड बायो रिएक्टर मीडिया की। मैक्सिमम फीड आप कितना खिलाते हैं अपने पूरे उत्पादन चक्र के दौरान, इसके बाद चर्चा की जाएगी। उसमें कितना प्रोटीन है, तो प्रोटीन कितना है उस खाने में, इस बात का निर्धारण करना है। और नाइट्रोजन अमाउंट कितना है, इस बात का निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद आप टोटल अमोनिया नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे और टोटल सरफेस एरिया मीडिया का आपको पता करना होगा। इस तरह से जब आपको टोटल सरफेस एरिया मीडिया का पता लग जाएगा तो आप कितना बड़ा बायोफिल्टर बनाएंगे उसके वॉल्यूम की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड और चर्चा करते हैं हाउ टू साइज ए परफेक्ट बायोफिल्टर। एक बायोफिल्टर में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और उसके विकास को प्रोत्साहित करने वाली जो स्थितियां हैं उसका पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, जो आरएस को स्वीकार्य स्तर पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रखने में सक्षम करने के लिए बना हो। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। ये पहले हम अपने दूसरे वीडियो में आपको बता चुके हैं। मछली एक्सक्रीशन करती है, अनईटन फीड रहता है। इन दोनों से टोटल अमोनिया नाइट्रोजन का उत्पादन होता है जो बहुत टॉक्सिक होता है मछली के लिए। लेकिन सौभाग्य से नेचर में अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसको नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। ये नाइट्रोसोमोनास ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट फिर बहुत टॉक्सिक है, मगर सौभाग्य से एक और बैक्टीरिया उपलब्ध है नेचर में, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोस्पायरा भी, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट मछलियों के लिए बहुत कम हानिकारक है और इसे समय समय पर वाटर चेंज करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये मेजर सोर्स है नाइट्रोजन इनपुट के और रिमूवल के आरएस में। यही प्रक्रिया एक बायो रिएक्टर में होती है और इसे सफलतापूर्वक चलाना हमारा कर्तव्य है। शुरुआती लोगों के लिए बायोफिल्टर को आकार देना बहुत कठिन काम हो सकता है, क्योंकि इतने सारे विकल्पों में से चयन करना और निर्णय लेना होता है। चयन के बाद भी विचार करने के लिए और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं। बायोफिल्टर को बड़े आकार में रखना या ऐसे डिज़ाइन की पेशकश करना हमेशा बुद्धिमानी होती है जो विस्तार की अनुमति दें, यानी कि वो मॉड्यूलर हो। ट्रिकलिंग फिल्टर, मूविंग बेड बायोरिएक्टर को डिज़ाइन करना और उन्हें बनाना आसान है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू बिगिन विथ। इसके बाद हम लोग एक एक चरण देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। बायोफिल्टर को सफलतापूर्वक संभालने के लिए, जबकि उस पर अधिकतम नाइट्रोजनस वेस्ट का भार हो, उत्पादन चक्र में किसी भी समय आप अपनी मछली को खिलाए जाने वाले फीड की अधिकतम मात्रा की गणना करें। उसमें प्रोटीन कितना है ये भी आपको जानना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि कितना लोड आपके बायोफिल्टर पर पड़ने वाला है एक किसी खास मौके पर। मछली को हम लोग भोजन खिलाते हैं, कमर्शियल फीड, उसमें बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग उसको खाना देते हैं। स्वीकार टैन यानी कि कुल अमोनिया नाइट्रोजन, इसके स्तर के बारे में भी निर्णय लें कि जो आपकी कैंडिडेट मछली है वो बिना किसी दुष्प्रभाव के उस लेवल को अच्छी तरह से सहन कर सके। और फिर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी आपको पता होना चाहिए। बायोमीडिया के लिए स्पेसिफिक एरिया मीटर पर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर होता है। ये मार्केट में उपलब्ध है। अगर मान लीजिए हमारा जो बायोमीडिया है ये MBBR है, ये 400 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर वाला है, तो इसमें जो मिनिमम वाटर लोडिंग होनी चाहिए लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर पर, वो 300 लीटर के आसपास होनी चाहिए। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा। मीडिया शुरू में जब नया होता है तो बिल्कुल सफ़ेद होता है, या जो भी कलर का होगा उस कलर का होगा। जनरली हम लोग सफ़ेद लेते हैं, ताकि जब ये आगे आने वाले समय में 1.5-2 महीने में या 3 महीने 4 महीने में मैच्योर हो जाता है तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। यानी कि इस पर अच्छी तरह से बैक्टीरिया की कॉलोनी
डेवलप हो गई है। ये डीप ब्राउन कलर का इस तरह का दिखता है। शुरू करने के लिए टर्नओवर समय 1 घंटा निर्धारित किया जाना चाहिए। सेमी इंटेंसिव लोडेड अगर सिस्टम है तो ये पर्याप्त होगा। इसका मतलब ये होता है कि कल्चर टैंक का सारा पानी 1 घंटे में बायोफिल्टर से गुजर जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपका टैंक 24,000 लीटर का है तो 400 लीटर पर मिनट की दर से अगर वो घूमेगा तो 1 घंटे में पूरा पानी बायोफिल्टर से होकर निकल जाएगा। अगर कल्चर टैंक के बाहर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कितना डिज़ोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपकी मछली को स्टॉकिंग डेंसिटी के आधार पर, तो जो प्रवाह का दर होगा, रीसर्कुलेटिंग वाटर फ्लो होगा, उसका रेट ऑक्सीजन की डिमांड तय करेगी। लेकिन अगर ये आप कल्चर के बाहर कर रहे हैं तो फिर सॉलिड वेस्ट रिमूवल और बायोफिल्ट्रेशन के आधार पर वाटर फ्लो रेट तय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। उपयोग किए जाने वाले फीड की मात्रा, जो कि प्रोटीन और कितनी क्वांटिटी है फीड की, इसको कंसीडर करिए, वो कितना यूज़ हो रहा है, और अमोनिया हटाने की दर के आधार पर बायोफिल्टर की पैकिंग के लिए आवश्यक सतह क्षेत्र की क्या मात्रा होगी, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इस ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे जिसमें टैन रिमूवल रेट डिफरेंट हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पर दिया गया है। इसमें वाई एक्सिस पे टैन रिमूवल रेट दिया गया है जो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से है और ये अंकित किया गया है, और एक्स एक्सिस पर जो अलाउएबल टैन कंसंट्रेशन है टैंक में वो पार्ट पर मिलियन यानी कि मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ दी गई है। तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इससे निर्धारित करते हैं कि कितना हम फ्लो लेंगे हाइड्रोलिक रेट का, उस हिसाब से कितना टैंक में अलाउएबल टैन होना चाहिए, और उस हिसाब से हम सीधे पढ़ लेंगे कि टैन रिमूवल रेट हमारा कितना है। इसको हम आगे आपको कैलकुलेशन के दौरान पर बताएंगे। उसके बाद आप डिसीज़न लीजिए कि बायोफिल्टर सामग्री का एसएसए यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होना चाहिए। सबसे कॉमन जो एसएसए है वो 400 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब है, यही हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। मूविंग बेड बायोरिएक्टर मीडिया के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नीचे दिए हुए हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि इसे विस्तार से समझाया जा सके। फिल्टर सामग्री के एसएसए द्वारा आवश्यक कुल सतह क्षेत्र को विभाजित कर देंगे तो ये आपको आवश्यक बायोफिल्टर मीडिया की मात्रा दे देगा। उसके बाद बायोफिल्टर का आकार तय किया जाए कि गणना की गई मात्रा के अनुसार हमारे कंटेनर के जो डायमेंशंस हैं वो कैसे होंगे। अगर हमारा टैंक राउंड है तो हमें डायमीटर तय करना पड़ेगा, हाइट तय करनी पड़ेगी। अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से जो भी वॉल्यूम आया है उसे हमें वहाँ निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये सुनिश्चित करिए कि बायोमीडिया स्वतंत्र रूप से उसके अंदर घूमता रहे और बायोमीडिया पूरी तरह से पुनः चक्रण के द्वारा जो पानी आता है उससे गीला रखा जाए हर समय। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमेशा 30% बड़ा आकार बनाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बड़े आकार के बायोफिल्टर जो भी होंगे उसके परिणाम स्वरूप कभी भी कोई मछली मरेगी नहीं, लेकिन छोटे आकार का बायोफिल्टर अगर हो जाएगा तो मछली के मरने का कारण बन सकती है। अब हम लोग एक कैलकुलेशन लेंगे। पहले हमको क्रॉप साइज़ निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम कितनी मछली का उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए 500 किलो मछली का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो फीडिंग रेट क्या है ये भी मान लिया कि 2% बॉडी वेट पर डे है। तो इस हिसाब से हमें 10 केजी खाना 32 प्रोटीन का मान लिया तो रोज़ खिलाना पड़ेगा। प्रोटीन कितना होगा ये भी निकाल लीजिए कि 32% प्रोटीन कितना होगा 10 किलो खाने का, तो वो 3.2 केजी आएगा पर डे। इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 16% होता है तो वो आपका आ गया 0.516 केजी पर डे। इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट होती है वो 50% माना जाता है। 50% माना जाता है कि मछलियों ने आत्मसात कर लिया, तो उस हिसाब से ये 0.516 का 50% 0.258 केजी पर डे आ गया। अब टैन इसका कितना लगेगा, टैन को 1.2 से गुणा कर दीजिए तो टैन निकल आएगा, वो आ गया आपका 0.3096 केजी पर डे, यानी कि 309.6 ग्राम पर डे टैन का उत्पादन होगा। अलाउएबल टैन हमने मान लीजिए 1.5
ppm रखा है, तो ग्राफ में यहाँ देखें ये 1.5 ppm की अलाउेबल टैन की लाइन है। वाटर फ्लो हम 245 लीटर पर मीटर स्क्वायर रखेंगे, तो वो यहाँ पर है, ये वाली लाइन यहाँ दर्शाई जा रही है। तो अमोनिया रिमूवल रेट इस हिसाब से कितना होगा, तो अलाउेबल टैन हमारा 1.5 है, इस पर ऊपर देखेंगे तो ये 245 वाली लाइन को यहाँ काट रहा है और यहाँ से इधर जाके हम पढ़ लेंगे तो ये 0.6 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे आपका टैन रिमूवल रेट आ जाएगा। इस डेटा को ले करके हम सरफेस एरिया रिक्वायर्ड जो है वो पता कर लेंगे, क्योंकि हमारा टोटल टैन कितना है वो हमें पता है 309.6 ग्राम, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया और उसे 0.6 से भाग दे देंगे तो ये 516 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हमको चाहिए होगा, जिसका कि बायोमीडिया हम डालेंगे। अब मीडिया का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 516 मीटर स्क्वायर को जो हमारा SSA है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1.29 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आएगा, ऊपर दी हुई सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए जितना बड़ा बायोफिल्टर हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हम 30% इसमें और जोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ओवर साइज हो जाए, बायोमीडिया अच्छी तरह से घूमे और वो हर तरह से सरफेस उसकी वेट रहे। तो 30% बढ़ाने के बाद ये 1.677 क्यूबिक मीटर आया, ये फाइनली हमारा बायोफिल्टर का वॉल्यूम होगा। बायोफिल्टर डिज़ाइन करने के लिए दिशा निर्देश मौजूद हैं, लेकिन ये कोई सटीक विज्ञान नहीं है। इंटेंसिव एक्वाकल्चर यानी गहन रूप से जब आप कल्चर करते हैं तो उस प्रणालियों के लिए बायोफिल्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो उत्पादन को सीमित कर सकता है। इस ग्राफ को सावधानी से उपयोग करें, जो कि एक गर्म यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छे जल वितरण और पर्याप्त घुलनशील ऑक्सीजन लगभग 4 ppm, pH 7.2, क्षारीयता 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा और स्वीकार 10 जो कंसंट्रेशन है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से फ्रेश वाटर के लिए ट्रिकलिंग या MBBR फिल्टर के लिए अनुमानित निष्कासन दर के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ आप बायोफिल्टर को डिज़ाइन ही कर लेंगे तब भी वो नहीं चलेगा, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए और टोटल अमोनिया नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए ज़रूरी है, उन पैरामीटर्स को भी आप अच्छी तरह से मेंटेन रखेंगे। इसके ऊपर हमारे सेपरेट वीडियोज़ हैं जिनको आप अच्छे से जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नई प्रणालियाँ, ठंडे पानी की प्रणालियाँ, अमोनिया की सांद्रता में जहाँ व्यापक उतार चढ़ाव होने लगता है, या खारे पानी की प्रणाली जो है, इन सब में टैन निष्कासन दर में कमी होगी। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की गतिविधि प्रकाश से बहुत बाधित होती है, यानी कि अगर रोशनी बहुत ज़्यादा चमकदार आ गई तो उससे संपर्क में आने वाले फ़िल्टर का परिणाम भी कम होगा, बजाय इसके कि आपने बाकी सब चीज़ें मेंटेन रखी हैं। फॉर्मल्डिहाइड, KMNO4 आदि जैसे विभिन्न जो चिकित्सीय एजेंट हैं उनका भी अगर आप उपयोग करते हैं प्रणाली में तो भी वो परिणाम हमेशा कम आता है स्टैंडर्ड से। ग्राफ डेटा का उपयोग करते समय एक अच्छा खासा जो सेफ्टी फैक्टर है, सुरक्षा कारक, उसको आप हमेशा शामिल करें, इसकी आपको सलाह दी जाती है। ऐसे सिस्टम बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुभवी और योग्य पेशेवर से परामर्श लेना आवश्यक है, जहां वित्तीय निवेश उनका जोखिम में है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से करिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा MBBR मीडिया पर होगा। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।